दिस इज विभा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल साइंस मैग्नीफाइड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्रॉप एंड क्रॉप के टाइप्स को, जिसमें हमने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप को डिटेल में डिस्कस किया था। इसी के साथ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखी थी, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था सोइंग, और हमने अपनी वीडियो में लास्ट डिस्कशन किया था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। आज हम अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को पढ़ते हैं, जो कि है इरिगेशन। इरिगेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करवाते हैं। अब जिस तरीके से वाटर हमारी एक बेसिक नीड है सरवाइव करने के लिए, कि बिना पानी हम सरवाइव नहीं कर सकते, उसी तरीके से प्लांट की भी वाटर एक बेसिक नीड है। अगर हमने टाइम से अपनी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई नहीं किया तो हमने पीछे की जो सारी मेहनत करी है वो सारी की सारी वेस्ट हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी क्रॉप्स को एक रेगुलर इंटरवल पर वाटर सप्लाई करवाएं, और ये रेगुलर इंटरवल पर वाटर सप्लाई करवाना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। अब बात आती है, अगर 2-3 प्लांट्स होते या फिर हमारे घर के प्लांट्स होते तो हम आराम से जाकर के उनको वाटर सप्लाई करवा सकते थे, लेकिन जब क्रॉप्स की बात होती है तो खूब सारे प्लांट्स की बात होती है, तो ऐसे में इतना सारा वाटर हम लाएंगे कहाँ से? तो देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे हम वाटर को ले सकते हैं इरिगेशन के लिए। तो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं हमारे? पॉन्ड्स हो गया, वेल्स हो गया, लेक, रिवर, ये सोर्सेज हैं जहां से हम इरिगेशन के लिए क्या ले सकते हैं? वाटर को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब देखिए, इतने सारे प्लांट्स को हमें वाटर सप्लाई करवाना है तो हम मैन्युअली तो करवा नहीं सकते हैं, तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो कुछ मेथड्स को परफॉर्म करते हैं, और इन्हीं मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स। ये ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे हमारे फार्मर्स के थ्रू। अब पुराने टाइम में कोई मशीन्स वगैरह तो ऐसी होती नहीं थी, तो हमारे फार्मर्स अपने दिमाग से, अपने जुगाड़ से कुछ ऐसे मेथड्स बनाते थे जिनसे वो क्रॉप्स को क्या दे सके? पानी सप्लाई कर सके। तो इन ट्रेडिशनल मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल हम 4 मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है मोट, जिसको कहा जाता है पुली सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेन पंप सिस्टम, और थर्ड हमारा रहेगा ढेकली, और फोर्थ और लास्ट हमारा ट्रेडिशनल मेथड रहेगा राहत। हम इन चारों मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन मेथड्स को परफॉर्म करके हमारी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई किया जाता था। ये हमारे 4 ट्रेडिशनल मेथड्स के डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। अगर इन डायग्राम से आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं स्क्रीन पर इन डायग्राम्स की फोटो लगा दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सिस्टम से, जो कि है मोट और पुली सिस्टम। बहुत सिंपल है इसको समझना। हम कैसे समझेंगे? एक वेल है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक वेल बनाया है, और इस वेल पर लगी रहती है एक पुली। यहाँ जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है पुली, और इस पुली पर डाली जाती है एक रॉप। रॉप के एक एंड से अटैच करी जाती है बकेट, और दूसरे एंड को पकड़े रहते हैं कोई फार्मर। अब क्या होता है कि जब इस वेल से वाटर को लेना होता है तो इस रॉप को क्या कर देते हैं? ढीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बकेट नीचे जाती है, और वाटर बकेट के अंदर जैसे ही फिल होएगा, फार्मर क्या कर लेते हैं? इस रॉप को पुल कर लेते हैं। इस तरह से फार्मर क्या करते थे? अपनी फील्ड में मोट सिस्टम के थ्रू वाटर को सप्लाई करते थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपने चेन पंप मेथड को। तो आप लोगों को यहाँ 2 व्हील दिख रहे होंगे। चेन पंप में 2 व्हील होते हैं। एक व्हील जो है वो तो वाटर सोर्स के अंदर होता है, और दूसरे व्हील को थोड़ा सा क्या किया जाता है? ऊपर की साइड लगाया जाता है, इस तरह से। अब क्या होता है, इन दोनों व्हील्स को कनेक्ट किया जाता है चेन से। इस तरह से इन दोनों चेन से क्या कर दिया जाता है? इन दोनों व्हील को कनेक्ट कर दिया जाता है, और इन चेन पर लगाई जाती है एक बकेट। अब देखिए, जैसे ही ये दोनों व्हील रोटेट करेंगे, ये बकेट जाएगी इस वाटर सोर्स के अंदर, और यहाँ से वाटर फिल होएगा, और बकेट राउंड करके कहाँ पहुंचेगी? इस दूसरे व्हील के पास।
और दूसरे व्हील के पास जैसे ही पहुंचेगी यहाँ वाटर को क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है। यहाँ से वाटर हमारी फील्ड के अंदर क्या कर दिया जाता है, पहुंच जाता है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होती रहती है। वापस ये बकेट जाएगी, जैसे जैसे ये व्हील रोटेट करेंगे ये बकेट के अंदर वाटर फिल होएगा और बकेट वापस इस व्हील के पास आकर के यहाँ वाटर को क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है। इस सिस्टम को कहा जाता है चेन पंप सिस्टम, जो कि पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम में यहाँ एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर लगाई जाती है एक स्ट्रॉन्ग वुड और इस स्ट्रॉन्ग वुड के एक एंड पर बांध दिया जाता है एक हैवी पत्थर मान लो या फिर कोई भी हैवी वेट की चीज यहाँ बांध दी जाती है और इस एंड पे लगाई जाती है एक बकेट। और फार्मर्स क्या करते हैं, जब बकेट को फिल करना होता है तो इस हैवी वेट को रिमूव कर देते हैं और जैसे ही बकेट फिल होती है वापस इसको क्या कर देते हैं, इससे बाइंड कर देते हैं और इस बकेट को क्या करते हैं, अपनी फील्ड में यूज करते हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है ढेकली मेथड। और नेक्स्ट हमारा आएगा राहत मेथड। इसको लीवर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ बुलक्स का यूज किया जाता है। एक लीवर सिस्टम से बुलेट्स को ऐड किया जाता है और दूसरे लीवर पे क्या किया जाता है, खूब सारी बकेट्स को ऐड कर दिया जाता है। ये जो जाइंट व्हील आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा व्हील होता है, ये वाटर सोर्स से के अंदर रहता है और जैसे जैसे ये बुलेट्स क्या करेंगे, राउंड करेंगे, वैसे वैसे इन बकेट्स में क्या होएगा, वाटर फिल होएगा और यहाँ से क्या कर दिया जाता है, वाटर को फील्ड्स के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये जो सारे मेथड्स है ये हमारे ट्रेडिशनल टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मेथड्स थे, लेकिन इन मेथड्स का एक डिसएडवांटेज भी था कि इन मेथड्स में बहुत ज़्यादा वाटर का वेस्टेज होता था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स थे। इसीलिए मॉडर्न टाइम में इन मेथड्स को रिप्लेस कर दिया गया है और कुछ ऐसे मेथड्स को लाया गया है जिनसे वाटर वेस्टेज कम हो और टाइम भी क्या हो, टाइम की भी सेविंग हो। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने मॉडर्न मेथड्स को कि मॉडर्न मेथड्स क्या है। प्रेजेंट टाइम में दो मेथड्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये दोनों ही मेथड्स बहुत अच्छे वाटर कंजर्वेटिंग मेथड्स हैं और इनमें टाइम की भी अच्छी खासी सेविंग होती है और लेबर भी कम लगता है। तो हम डिटेल से देखते हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम प्रेजेंट टाइम में इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला जो मेथड हम देखेंगे वो है ड्रिप इरिगेशन मेथड। इट इज़ अ वे टू गिव वाटर टू प्लांट स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर देयर रूट्स। देखिए इस मेथड में क्या होता है कि इस बूंद बूंद करके पानी को डायरेक्ट प्लांट की रूट्स तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है कि पानी का इतना ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता और प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी मिल पाता है। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इस मेथड को। ये हमारी कोई फील्ड है और इस फील्ड में लगी हुई है क्रॉप्स। इस फील्ड में क्या किया जाता है, पतली पाइप्स को बिछा दिया जाता है और ये जो पाइप का जो पार्ट रूट के पास में है यहाँ क्या कर दिया जाता है, छेद कर दिए जाते हैं। यहाँ भी ये इस प्लांट के पास यहाँ को छेद कर देंगे, यहाँ करके जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के पास वाली पाइप पे क्या कर दिए जाएंगे, छेद कर दिए जाएंगे। और जैसे ही वाटर को इन पाइप्स में सप्लाई किया जाएगा तो इन छेद से बूंद बूंद करके पानी सीधा डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वाटर की रूट्स तक जाएगा। ये सबसे ज़्यादा उस जगह के लिए बेनिफिशियल मेथड है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसी जगह पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और छोटे प्लांट्स के लिए इस मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा आएगा स्प्रिंकल सिस्टम। इट इज़ अ वे ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय स्प्रेइंग वाटर इनटू एयर लाइक रेन। इस मेथड को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही हो। इस मेथड में क्या होता है, इसमें एक मेन पाइप को क्या किया जाता है, फील्ड में डाला जाता है और इस पाइप्स के परपेंडिकुलर अटैच कर दी जाती है कुछ छोटी छोटी पाइप्स। आप देख रहे होंगे इस तरह परपेंडिकुलर छोटी छोटी पाइप्स को क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है और इनके टॉप पार्ट पे लगाई जाती है एक नोजल। जब वाटर प्रेशर के साथ इन पाइप्स में आएगा तो ये नोजल क्या करती है, रोटेट करती है और इसके रोटेशन के साथ पानी ऐसे निकलता है जैसे कि बारिश हो रही हो। तो इस तरीके से क्या है, सभी प्लांट्स को इक्वल वाटर मिल पाता है और ये सबसे ज़्यादा उस लैंड पे यूज़ किया जाने वाला मेथड है जिसकी जगह क्या होती है, उबड़ खाबड़ होती है। अनइवन लैंड पे सबसे ज़्यादा इस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो ये जो दोनों मेथड्स थे ये हमारे मॉडर्न टाइम में यूज़ किए जाने वाले मेथड्स थे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, वीडिंग। देखिए वीडिंग क्या होता है, कई बार जब हम क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं तो उनके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और इन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स,
जिनको हिंदी में खरपतवार भी कहा जाता है। इन वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस ही कहलाती है वीडिंग। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम क्यों, वीड्स अगर लग गए हैं हमारी क्रॉप के साथ तो लगे रहने दो, उनको रिमूव करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, ये जो वीड्स है ये कोई ज़्यादा शरीफ प्लांट्स नहीं है। ये क्या करते हैं, हमारी क्रॉप के साथ लग करके हमारी क्रॉप की स्पेस और हमारे क्रॉप से मिनरल न्यूट्रिएंट्स को चुराने लगते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप क्या हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, इसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन वीड्स को क्या करें, रिमूव करें। अब क्या ऐसी प्रोसेस है जिनसे हम इन वीड्स को हटा सकते हैं। तो देखिए, मेथड्स देखते हैं हम वीडिंग के। तो सबसे पहला मेथड है हैंड वीडिंग। या तो आप क्या करो, जैसे ही आपको कोई ऐसे प्लांट दिखे जो कि अनवांटेड आपकी क्रॉप के साथ ग्रो हो गया, उनको आप अपने हाथों से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या कोई किसी इंस्ट्रूमेंट से आप उनको उखाड़ करके भी क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा टीलिंग। हम लोगों ने किया था जब मिट्टी को लूज और टर्न कर रहे थे, उस टाइम भी क्या होता है, वीडिंग की प्रोसेस हो जाती है कि जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो कल्टीवेटर के साथ अपने आप क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। थर्ड हमारा है यूजिंग केमिकल्स। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो वीड्स को हटाने के लिए यूज किए जाते हैं और इन केमिकल्स को कहा जाता है वीडीसाइड्स। क्या कहा जाता है, वीडीसाइड्स। और ये जो केमिकल्स हैं इनका हम अपनी क्रॉप के ऊपर छिड़काव करते हैं, लेकिन ये हमारी क्रॉप को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते। ये सिंपली किस पे अटैक करते हैं, वीड्स के ऊपर। सिर्फ वीड्स को ग्रो नहीं होने देते, वीड्स को हटाने का काम करते हैं और इन केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहा जाता है। और कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम एज ए वीडीसाइड यूज करते हैं, तो 2,4-D, ग्लाइफोस्फेट, ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम वीडीसाइड्स की फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये था हमारा वीडिंग मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हार्वेस्टिंग। अब देखिए, हमने अपनी क्रॉप के बेटर प्रोडक्शन के लिए वो सारे टास्क परफॉर्म किए जो कि हमें करने चाहिए थे। सबसे पहले हम लोगों ने सॉइल को प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने अच्छी क्वालिटी के सीड का सिलेक्शन किया और उसको सॉइल में सो किया। फिर हम लोगों ने अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड किया। फिर हम लोगों ने टाइम टू टाइम अपने क्रॉप को क्या किया, वाटर सप्लाई किया। और अगर हमारी क्रॉप के साथ वीड्स ग्रो कर गई हैं तो हमने उनको भी रिमूव किया। इतने सारे टास्क परफॉर्म करने के बाद अब हमारे पास एक हेल्दी क्वालिटी की क्रॉप ग्रो हो गई है। अब टाइम है उस क्रॉप को कट करने का और कलेक्ट करने का। तो ये जो कटिंग और कलेक्टिंग की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। तो देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। क्रॉप को कट करना और कलेक्ट करना फील्ड से क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। और ये जो हार्वेस्टिंग है ये मैन्युअली भी की जा सकती है और इसमें मशीन्स का यूज भी किया जाता है, जिस मशीन को कहा जाता है हार्वेस्टर। मैनुअली क्या होता है कि फार्मर्स सिकल की हेल्प से क्रॉप को बिल्कुल रूट्स के पास में से क्या करते हैं, कट करते हैं। और अगर मैनुअली नहीं करते हैं तो फिर यूज किया जाता है हार्वेस्टर मशीन्स का, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, फसलों को कट किया जाता है। नेक्स्ट, कट करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद जो हमारी स्टेप आती है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टोक। अब इसको समझने के लिए देखिए, इस तरीके से समझते हैं हम। मान लीजिए आप लोगों ने वीट की क्रॉप को ग्रो किया है, तो ये हम लोगों ने कट कर दिया वीट के प्लांट को। अब देखिए, हमें इस क्रॉप का सिर्फ ये वाला ग्रेन वाला पार्ट चाहिए, ये बाकी का जो पार्ट है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस ग्रेन वाले पार्ट को क्या करना है, इस स्टॉक से रिमूव करवाना है। तो इस स्टॉक को और इन ग्रेन वाले पार्ट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। और ये भी मशीन्स के थ्रू भी किया जाता है और मैनुअली भी किया जाता है। इनमें जो मशीन्स यूज की जाती है उनको कहा जाता है थ्रेशर। और मैनुअली अगर फार्मर करते हैं तो क्या करते हैं, एक बंडल बना लेते हैं क्रॉप का और उस बंडल को क्या करते हैं, जोर जोर से किसी रफ सरफेस पर बीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रेन वाला पार्ट रिमूव होकर के दूर हो जाता है और स्टॉक वाला पार्ट जो फार्मर्स के हाथ में रहता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग, जिसमें ग्रेन्स को और स्टॉक को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट, जो थ्रेशिंग के बाद जो स्टेप आती है वो है विनोइंग। अब देखिए, विनोइंग में क्या किया जाएगा, हम लोगों ने इस पार्ट को रिमूव कर लिया। अब इस पार्ट में से भी हमें सिर्फ सीड चाहिए।
तो उस सीड को, और ये चाफ, चाफ मतलब होता है जो ऊपर जो थिन कवरिंग होती है हमारे सीड के ऊपर, तो इस चाफ को रिमूव करना और सीड को अलग करना क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, चाफ कैसा होता है? लाइट वेट होता है और ड्राई होता है, ड्राई कवरिंग होती है जो हमारी सीड के ऊपर रहती है। तो इस चाफ को रिमूव करना और सीड को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? विनोइंग कहलाती है। इसमें विनोइंग बास्केट का यूज किया जाता है। इस तरह की एक विनोइंग बास्केट आती है और उसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले सीड को अच्छे से हिलाया जाता है और उसके बाद उसको हाइट से क्या करते हैं? नीचे डालते हैं, जिसकी वजह से ये जो चाफ वाला पार्ट है ये हवा से उड़ करके अलग चला जाता है और जो सीड वाला पार्ट है वो नीचे रह जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है विनोइंग। ये नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होता है देखते हैं। स्टोरेज मीन्स कीपिंग हार्वेस्टेड ग्रेन और फूड सेफली सो दे डोंट गेट स्पॉइल्ड और ईटन बाय इंसेक्ट, रोड्स एंड मॉइस्चर। देखिए, हमने जो विनोइंग करके जो सीड्स का कलेक्शन किया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इंस्टेंट जा करके उसको मार्केट में बेच करके आ जाए। हमें कुछ टाइम के लिए उसको क्या करके रखना पड़ेगा? स्टोर करके रखना पड़ेगा। और ये जो स्टोर करने वाली प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो क्रॉप है उसको इंसेक्ट्स खराब कर दे, या रोड्स से वो खराब हो जाए, या फिर मॉइस्चर की वजह से वो खराब हो जाए। मॉइस्चर की वजह से किस तरीके से खराब हो सकती है? आप अपने सेकेंड चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ोगे कि जहाँ मॉइस्चर कंटेंट होता है वहाँ फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है, और फंगस अगर ग्रो कर जाएगी तो हमारी क्रॉप खराब हो जाएगी। तो क्रॉप को सेफली स्टोर करके रखना ही क्या कहलाता है? स्टोरेज कहलाता है। अब ये स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं? यूज्ड जूट बैग्स, जूट बैग्स का भी हम यूज करते हैं जिसमें हम अपने क्रॉप्स को स्टोर करके रखते हैं। और प्लास्टिक बैग्स, जूट बैग्स का यूज ना करें तो हम प्लास्टिक बैग्स का भी यूज कर सकते हैं। और स्मॉल स्टील के कंटेनर्स भी आते हैं जिनमें हम क्रॉप्स को स्टोर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट हमारी टर्म आती है ग्रैंडरीज। ग्रैंडरीज क्या होते हैं? ये स्पेशल रूम्स बनाए जाते हैं स्पेशली क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए। ग्रैंडरीज में हम क्रॉप को स्टोर करके रखते हैं, और ये जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन, काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, जहाँ हमारी क्रॉप सेफ रह सके। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं सिलोज का। अगर हमारे पास लार्ज स्केल में प्रोडक्शन है तो हम यूज करेंगे सिलोज का। सिलोज क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम क्रॉप को स्टोर करके रखते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर क्रॉप्स का स्टोरेज हो हमारे पास तब हम यूज करते हैं सिलोज का। तो ये था हमारा स्टोरेज टॉपिक। हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? बेसिकली ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एक प्रोसेस है जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनकी मेडिकल कंडीशन का, उनकी ब्रीडिंग का, सबका ध्यान हम लोग रखते हैं, और बदले में हम उनसे कुछ प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमें मिल्क की फॉर्म में, एग की फॉर्म में, वूल की फॉर्म में या मीट की फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एनिमल हस्बेंड्री के कुछ टाइप्स लिखे हैं। सबसे पहला है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में हम काउज, बफेलो जैसे एनिमल्स को रेयर करते हैं और उनसे हम ऑब्टेन करते हैं मिल्क को। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में हम चिकन्स, डक्स जैसे बर्ड्स को रेयर करते हैं और उनसे हमें मिलता है एग और मीट। लास्ट है बी कीपिंग। बी कीपिंग को एपीकल्चर भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि एपीकल्चर किसको कहते हैं, तो बी कीपिंग को ही क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है, मतलब कि मधुमक्खी पालन। इसमें बीज को रेयर किया जाता है और बदले में क्या ऑब्टेन करते हैं उनसे? हनी। ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी चैप्टर के रिगार्डिंग आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, और चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।